बेहद स्वागत आप सभी का। हरियाणा पंजाब का ये खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। करनाल के सालवन गांव में महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। आयोजकों ने पगड़ी पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम ने कहा कि महाराणा प्रताप ने सर्वधर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया। सीएम नायब सिंह सैनी ने महाराणा प्रताप के जीवन को याद करते हुए कहा, महाराणा प्रताप का जन्म ऐसे काल में हुआ जब भारत की गौरवशाली संस्कृति को नष्ट किया जा रहा था। महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर हमारे विधायक महोदय जी ने मांग पत्र रखा है और हमारे समाज के प्रधान जी ने भी एक मांग पत्र मुझे दिया है और हमारे पंचायत की तरफ से भी मांग पत्र आया है। मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि जितनी भी मांगे मेरे को लिख करके दी गई हैं, इन सब मांगों को विभाग में भेज करके इनकी फिजिबिलिटी चेक करा करके इनको करने का काम वो किया जाएगा। मुझे खुशी है आज जब मैं सालवन में आया हूं, सालवन में मेरे को कहा गया कि असंध में एक HSVP का सेक्टर काटा जाए। हमारे विधायक जी ने इसकी मांग की है, इसकी भी फिजिबिलिटी चेक करवा करके वहां पर सेक्टर का निर्माण करवाया जाएगा। सालवन गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम मोहन सिंह मुंडाड़ जी के नाम से मैं करने की घोषणा करता हूं। गांव सालवन के बीच से निकल रही ड्रेन को जो हमारे विधायक जी ने बड़ी मांग रखी है कि उसको पक्का करने का काम किया जाए, इसकी भी फिजिबिलिटी चेक करा करके पक्का करवाने का काम ये हम करेंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। विधायक जी ने एक और कहा, असंध में महाराणा प्रताप धर्मशाला बनवाने के लिए मैं 21 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। यदि ग्राम पंचायत सालवन जमीन उपलब्ध कराती है तो एक खेल स्टेडियम का निर्माण करने की भी मैं घोषणा करता हूं। असंध विधानसभा के लिए, क्योंकि आज ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती के ऊपर हम एकत्र आए हैं, असंध विधानसभा क्षेत्र की 54 सड़कें जो 186 किलोमीटर बैठती हैं, उनके लिए 88 करोड़ रुपया स्पेशल रिपेयर के लिए मैं देता हूं। ये जुलाई तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। हमारे इसी असंध विधानसभा की 16 सड़कें जिनकी स्पेशल रिपेयर की बात कही गई है, जो 91.49 किलोमीटर की है, उनको भी जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा, उनकी भी स्पेशल रिपेयर की जाएगी। और 41 सड़कें और हैं जो 123 किलोमीटर की है, उन सब की रख रखाव के लिए, क्योंकि वो अभी एजेंसी के अधीन है, उसके तहत उनको ठीक करवाया जाएगा। करनाल से असंध जींद सड़क को 4 लेन करने जो आदरणीय विधायक जी ने कहा है, करनाल असंध रोड गांव जुंडला व जलमाना में बाईपास के कार्य को भारत सरकार को भेज करके इसको भी जल्द पूरा करवाया जाएगा। विधायक जी ने जो असंध बाईपास के सुदृढ़ीकरण के लिए कहा है, इसके लिए असंध बाईपास के लिए मैं 9 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं, उसको भी हम जल्दी पूरा करवा लेंगे। विधायक जी ने कोहन से असंध रोड की स्पेशल रिपेयर करने की बात कही है, इसके लिए मैं 34 करोड़ 37 लाख रुपया स्पेशल रिपेयर के लिए देने की घोषणा करता हूं, यह भी जल्दी पूरा हो जाएगा। विधायक जी ने कुछ सामुदायिक भवन बनाने की बात कही है। विधानसभा क्षेत्र में जो भी लिस्ट हमारे विधायक जी देंगे, उन सब के लिए मैं अलग से 5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं, जो सामुदायिक भवन यहां बनने हैं। और असंध विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए मैं अलग से
5 करोड़ रुपया और देने की घोषणा करता हूं। भाइयों, गुड़गांव की जमीन की बात विधायक जी ने कही है, क्योंकि अभी ये कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, इसका अभी फैसला नहीं आया, और जो ही उसका फैसला आता है, मैं आज महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर एक बात कहता हूं, वो जमीन समाज को वापस दे दी जाएगी। खबर कुरुक्षेत्र से है। यहाँ पर विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ करने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। साथ ही कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्रीमद् भगवत गीता सदन में आयोजित हुआ। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दरअसल इसका शुभारंभ किया। विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। दृढ़ संकल्प है इस बात के लिए कि हमारा किसान जो आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के 4 विभाग, हरियाणा का कृषि विभाग, हरियाणा का बागवानी विभाग, चारों विभाग। खबर यमुनानगर से। यहां पर यूरिया खाद को लेकर माफिया ने खाकी के साथ मारपीट करके गोदाम को ही लूट लिया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इनका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दरअसल आपको बताते चले, यमुनानगर में इन दोनों खाद को लेकर माफिया खाद लूटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये खाद ब्लैक में प्लाईवुड फैक्ट्री में धड़ल्ले से भेजी जा रही है। सीरियस घटना जो है गांव ताजकपुर, जहां एक गोडाउन में जो यूरिया के बैग्स थे वो सील करके गोडाउन में गार्ड भी लगा रखी थी। होमगार्ड के जवान भी वहां डिप्यूट थे। तो उस होमगार्ड के जवान को बंधक बना के करीब 15 व्यक्तियों ने जो है डकैती का ऑफेंस किया और वहां से 120 कट्टे यूरिया जो है लूट के वो लेके गए। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी इन्वेस्टिगेशन CIA 2 को सौंपी गई थी, क्योंकि एक सीरियस ऑफेंस था। और काफ़ी मेहनत करके इसमें जो है अब जो मुख्य आरोपी है इसमें नफीस, ये रहने वाला है टोडरपुर का। तो मेन कॉन्स्पिरेटर यही था। बाकी लड़के इकट्ठे करने सारा जो भी इसमें कुल 15 व्यक्ति आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिसमें से 8 एक्यूज्ड अभी अरेस्ट किए हैं। और इस ऑफेंस के दौरान इन्होंने जो गाड़ियाँ यूज़ की थी, जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली थी, एक पिकअप गाड़ी थी, वो भी इसमें रिकवर की गई हैं। और अभी इनको जो है अरेस्ट 8 जनों को कर लिया। इनको कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड इनकी ली जाएगी। आइंदा और गहनता से पूछताछ की जाएगी। और जो लूट किया हुआ जो सामान है उसे बरामद भी किया जाएगा। जो इसके पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है नफीस का, और बाकियों का हम एक बार वेरीफाई कर रहे हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं। इसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। सर, मालिक की भूमिका है इसमें? मालिक कौन सा? जिसका गोडाउन है। अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं आ रही। अभी तो जस्ट अरेस्ट हुए हैं। अभी इनको पुलिस रिमांड पे और गहनता से पूछताछ की गई। जिसका भी रोल होगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सर, के जो यूरिया है इसकी काफ़ी शॉर्टेज हो रही थी पिछले 15-20 दिन से, और यही यूरिया काफ़ी जगह यूज़ होता है, जैसे गम की इंडस्ट्री है या जो प्लाईवुड की इंडस्ट्री है। तो ये सब्सिडाइज्ड यूरिया, एक तो तरीका ये है कि जो किसानों का यूरिया है वो लेके डाइवर्ट कर देते हैं इंडस्ट्री में। दूसरा, जैसे ये जब सील किया गया था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा, केस भी दर्ज कराया गया था कि अनऑथराइज्ड तरीके से इसने जो बैग्स रखे हुए थे एक गोडाउन में, तो उस गोडाउन को सील करके एक वो अलग से केस दर्ज था। तो इनका पर्पस यही था कि किस तरह यूरिया के बैग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लूट की जाए। यमुनानगर में पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भौरिया के दिशा निर्देश के मुताबिक DSP रादौर आशीष चौधरी के मार्गदर्शन में जठलाना थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने PM राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जठलाना में बच्चों को नशे के दुष्प्रभाव और यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी। नशे के बारे में बताते हुए बच्चों से कहा कि नशा करने वाले व्यक्ति की समाज में कोई इज्जत नहीं होती है। नशा करने के बाद ही अपराधी बनते हैं। बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देने में नशे का अहम रोल होता है। कुछ लोग इस कदर नशा कर लेते हैं कि वो क्या कर रहे हैं उनको खुद नहीं पता चलता। पुलिस के जरिए पकड़े जाने के पर उनको पछतावा भी होता है। ये आपको जो है बड़े लड़के जो हैं जो नशे की उसमें पंजाब सरकार के द्वारा चलाई जा रही मुहिम युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत स्पेशल DGP रेलवे के द्वारा जारी हिदायतों के मुताबिक
पंजाब राज्य के रेलवे स्टेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा चेकिंग की जा रही है। इसी के दौरान एएसआई परमिंदर सिंह CIA 2 CRP पंजाब पार्टी के साथ चेकिंग के सिलसिले में रेलवे स्टेशन राजपुरा के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद थे। चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को 500 ग्राम मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਤੀ 28/5 ਨੂੰ ASI ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ CIA GRP ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਵਰਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮਰਾਜ ਤੋਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 13 ਮਿਤੀ 28/5/2025 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 186185 ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਜੇ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਰਾਜਪੁਰੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਪੱਕਾ ਐਡਰੈਸ ਇਹਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਮਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਖਾਰਦਾ ਆਪਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰ? ਉਮਰ ਇਹਦੀ 36 ਸਾਲ है जी करीब। शशि थरूर के जरिए दिए गए बयान के बाद कांग्रेस शशि थरूर सुपर प्रवक्ता बता रही है। इस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर हमला बोला है। कहा है कि कांग्रेस को हर अच्छी बात गलत लगती है क्योंकि कांग्रेस का कल्चर ही ऐसा है। हर प्रदेश में लगातार जनता के जरिए नकार दिए जाने के कारण इनकी सोच समझ ही खत्म हो चुकी है। ये ठीक नहीं कह सकते हैं। दरअसल आपको बताते चलें, पनामा में दिए अपने भाषण में शशि थरूर ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक का जिक्र किया। कहा कि हाल ही के सालों में भारत की सोच में बदलाव आया है। आतंकियों को पता है कि उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, इस पर कोई शक नहीं है। पहली बार भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के समय LOC पार कर आतंकी ठिकानों पर हमले किए। यहाँ तक कि करगिल की लड़ाई में भी हमने सीमा पार नहीं की थी। इस बार न सिर्फ हमने सीमा पार की है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी पार की है। शशि थरूर के बयान पर अनिल विज ने बयान दिया है। कांग्रेस को हर ठीक बात गलत नजर आती है। कांग्रेस का कल्चर ही ऐसा है और लगातार हर प्रदेश में, देश में बार बार जनता द्वारा नकार दिए जाने के कारण इनकी सोच समझ खत्म हो चुकी है। ये ठीक को ठीक नहीं कह सकते। देखिए, सिविल डिफेंस एक परमानेंट बॉडी है हर प्रदेश में और हर जिला स्तर पर, और ये लगातार लोगों को जागृत करने के लिए अपनी मॉक ड्रिल करते रहते हैं। उसी की दिशा में ही ये होने जा रही है। खबर सोनीपत से है। यहाँ पर दुकानदारों की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि गंदे नाले की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। भले ही ड्रेन को पक्का करने का कार्य शुरू किया गया हो, लेकिन उसमें फैली गंदगी और दुर्गंध आज भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। इसके चलते दुकानदारी भी प्रभावित हो रही है और ग्राहक आने से कतराने लगे हैं। दुकानदारों ने बताया है कि ड्रेन के पास ना तो सफाई की समुचित व्यवस्था है, ना ही पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था। रात होते ही पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब जाता है। इससे असामाजिक तत्वों को यहाँ पर खुलेआम घूमने का मौका मिल जाता है। दिन ब दिन बढ़ रही दुकानदारों की समस्या, गंदे नाले की समस्या से परेशान दुकानदार नजर आ रहे हैं। अब इसको छाप दिया गया है। यहाँ पे रात को लोग बात दारू पीते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, चक्कू तलवार चलती है। तो कृपया यहाँ से लाइट हो और इस नाले को कवर किया जाए। और ये गंदगी जितनी भी है यहाँ पे, सारा सोनीपत का जितना भी है, एक रेडी वाले जो भी है सारे यहीं पे पटकते हैं आगे। अपना बाबा धाम के पीछे वो बनाया गया है कि उसका कूड़ा पीछे फेंकना है, तो सारा यहाँ गंदगी क्यों आ रही है?
तो सरकार से निवेदन है यहाँ पे सफाई करे और ध्यान दे। मुख्य समस्या यही है कि यहाँ पे गुंडागर्दी ज़्यादा होती है। रात को 8 बजे के बाद यहाँ पे गुंडे इकट्ठे हो जाते हैं, नशा वगैरह करते हैं, तो मार पिटाई करते हैं, कुछ छीन लेते हैं, मोबाइल वगैरह छीन लेते हैं, और जो भी कुछ मिलता है वो छीन लेते हैं। तो पुलिस की गश्त लगती है यहाँ पे? पुलिस की गश्त कभी दिखाई नहीं देती ऐसी मेजर रूप मांग से। करते हो आप? मांग ये है कि सब समस्या दूर करी जाए, लाइट वगैरह लगवाई जाए यहाँ पे, और गश्त बढ़ाई जाए और सफाई वगैरह करवाई जाए। यही साइड, बल्कि परली साइड तो लाइटें लगा दी है, उरली साइड लाइटें नहीं है। इधर हम जाते हैं तो कई बार वारदात होती है, तो इधर एक भी लाइट नहीं है जी, और हम चाहते हैं कि इधर लाइट लग जाए। धन्यवाद। इससे लाइट मिल जाएगी। सुविधा जी, एक तो ये यहाँ पे इस नाले पे बैठ के दारू पीते हैं, ताकि लाइट लगेगी तो कोई दिखेगा नहीं, वो उधर से भाग जाएगा। एक बार फिर कोरोना जैसी घातक बीमारी ने अपनी दस्तक देना शुरू कर दी है। प्रशासन पुख्ता प्रबंध करने में जुट चुका है ताकि आम जनमानस को बीमारियों से बचाया जा सके। दूसरी तरफ रोहतक जिले की सांपला मार्केट कमेटी के अधिकारी और कर्मचारी अलग अलग प्रकार की बीमारियों को फैलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। दरअसल ये हम कह नहीं रहे हैं, दरअसल ये सांपला मंडी में आने वाले ग्राहक और दुकानदार कह रहे हैं। करीब 1 महीने से ज़्यादा समय हो चला है मार्केट कमेटी के दफ्तर के आगे और अनाज मंडी के अंदर जगह जगह बारिश में ख़राब हुए गेहूं और के ढेर लगे हुए हैं, जो बदबू और बीमारी फैला रहे हैं। संदीप मक्कड़, प्रधान नई सब्जी मंडी सांपला। सब्जी मंडी के अंदर ग्राहक बहुत कम हो रहा है, क्या मामला है? ये जी पहले तो 1-1.5 महीना सब्जी, ये अनाज इतना आ गया कि सब्जी मंडी को अनाज से भर दिया गया। हमने आला अधिकारियों को, मार्केट कमेटी के सभी अधिकारियों को बहुत इस बारे में मतलब उनको सूचित किया, एप्लीकेशन भी दी, पर उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। वो बोलते हैं 1 महीने की एडजस्टमेंट कर लो। हमने 1 महीने की एडजस्टमेंट करी तो उनका जो बचा गेहूँ था, वो गेहूँ बिल्कुल बारिश से ख़राब हो गया, और अब इतनी स्मेल हो गई है कि वो मतलब 10 मिनट भी बैठना बहुत मुश्किल है। सब्जियां हमारी ख़राब होती हैं, इससे आना जाना आवागमन ग्राहकों की बिल्कुल कम हो गया, कम क्या बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है। इस बारे में भी मतलब हमने मार्केट कमेटी को कई बार सूचित कर दिया कि यहाँ पे स्प्रे किया करवाया जाए, लोगों को बीमारियाँ कारण बना हुआ है ये, और इस बारे में भी कोई मतलब उन पर जू नहीं रंगती। मतलब मैं तो कई बार खुद जाके मतलब मार्केट कमेटी के सचिव को और जो मार्केट कमेटी के यहाँ अधिकारी आते हैं हमारा माल लिखने के लिए, उनको भी कई बार सूचित कर दिया पर उन पर कोई जू नहीं रेंगती। उनको कई बार सूचित कर दिया गया पर उन पर कोई सुनवाई नहीं है, और हम आए दिन मतलब इतने बदबू का सामना करते हैं। ग्राहक का तो आना आवागमन बंद हो गई है, और इतना मतलब सारा मतलब स्मेल हो रही है मंडी में, सारे दुखी हैं इस चीज़ से, और इतने ये तो हमारे बिल्कुल शरीर को ही नुकसान पहुंचाने वाला काम होया हुआ है। कई बार कहा जा चुका है पर उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं तो कहता हूं, मैं तो फिर उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी इस बात को सुनवाई करके और हमारी मंडी का सुधार करवाया जाए। अनाज मंडी जब ये बनी उससे पहले हमारी मंडी बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। अनाज गिरने के बाद मंडी की हालत बेहद ख़राब हो गई है, और मैं तो फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ मार्केट कमेटी से कि इसको जल्द से जल्द साफ़ करवाया जाए, और जो ये इतनी स्मेल हो रही है इसको स्प्रे करवाया जाए कि आम जन हमारी मंडी में आ सके और हमारी सब्जियों पे। दरअसल यमुनानगर में हिंदू संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने अज्ञात आश्रम के संत पर जानलेवा हमला करने के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। आजाद आश्रम में संत शिवपुत्र महाराज के ऊपर 6 बदमाशों ने हमला किया था। हमले में संत के हाथ और पैरों में गंभीर चोट आई थी। पुलिस ने गांव वालों की सहायता से 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। जिला पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही और भी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल में हमारे महाराज जी हैं, शिवपुत्र जी महाराज, जो 17 सालों से मौन है, उनके ऊपर 19/5/2025 को हमला हो जाता है। सिर में गहरी चोटें हैं और टांगों पे भी चोटें मार रखी हैं और हाथ में प्लास्टर है। मतलब कि इतनी बुरी हालत कर रखी है कि वो तो मार के ही चले गए थे, कमरे में बंद करके चले गए थे। वो तो महाराज जी की भक्ति के कारण पता नहीं कैसे उनको हिम्मत मिली, क्या मिला, जो वो बच के उन्होंने दरवाजा तोड़ा और वो 2 किलोमीटर नीचे आए। गांव वालों को सूचना दी, गांव वालों की तरफ से उनको हॉस्पिटल में लाया गया, और इतना बड़ा हमला होने के बाद अटेम्प्ट टू मर्डर का केस जो बनना चाहिए था, जिसमें धारा 307 लगाई जानी थी, उसमें धारा 305 और 331 लगाई जा चुकी है, जिसमें 3 साल तक की सजा है, और उसमें भी 5 मिनट में जमानत पहले हो जाती है।
तो मेरी प्रशासन से यही मांग है कि इसमें धारा 331 और 305 को उठा के 307 लगाई जाए। कितने मुलजम थे सारे? जी टोटल 6 मुजरिम है जी। इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं? 4 गिरफ्तार हो चुके हैं, जो कि गांव वालों ने ही पुलिस को वाले किया था। आज आप किसको देने जा रहे हैं ज्ञापन? जी हम एसपी साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं और हमारी ये मांग है कि हमारे जो शिवपुत्र जी महाराज हैं उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले और जितने जो भी आरोपी रह चुके हैं वो जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं और जितने भी हमारे और भी आश्रम है चिक्कन वालों के पास बतेरे से जंगलों में आश्रम है, उनकी सिक्योरिटी के लिए जो मोगडिल ओरन है जिसकी आवाज़ मेरे हिसाब से 7 से 8 किलोमीटर के बीच में है। खबर कुरुक्षेत्र से है। यहाँ पर 2 साहसी युवक अपने निजी खर्च पर और अपनी खुद की गाड़ी पर 48 देशों की यात्रा 100 दिन में पूरी कर लंदन में तिरंगा लहराएंगे। दरअसल विदेश के ग्रामीण परिवेश के रहन सहन को समझने और भारत की सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा और जगह जगह भारत के झंडे को लहराने का इनका मुख्य उद्देश्य है। मुकेश कुमार ने विस्तार से अपनी यात्रा की जानकारी दी और बताया कि वो धर्म नगरी कुरुक्षेत्र से निकलेंगे, नेपाल, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और यूरोपीय देशों में होते हुए लंदन पहुंचेंगे, जहां उनकी यात्रा का समापन होगा। और मैं कुरुक्षेत्र से रहने वाला हूँ। मैं कुरुक्षेत्र से निकलने का प्लान कर रहे हैं और लगभग हमारा अप्रोक्सीमेटली आइडिया है ये, क्योंकि इतने बड़े रोड ट्रिप के ऊपर हम कुछ फिक्स नहीं कर सकते कि कितने दिन में हम इसे कवर अप करेंगे, बट हमारा जो आइडिया कि 100 डेज प्लस हमारा ये जो ट्रिप है रहने वाला है। 100 दिन कम से कम लगेंगे हमें इस ट्रिप को कवर अप करने के लिए। किस किस देश की यात्रा करें? स्टार्टिंग जो पॉइंट हमारा रहेगा इंडिया से, हम लोग जो है वो नेपाल एंट्री करेंगे। नेपाल के बाद चाइना के अंदर हम लोग जाएंगे। चाइना के बाद जो है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान ऐसे ही जगह से होते हुए हम लोग फिर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एंटर करेंगे और फिर उसके बाद कुछ ऐसी कंट्रीज आएंगी जो कि शेंगन टेरिटरी का पार्ट नहीं है, तो उसको कवर अप करने के बाद हम लोग फाइनल जो हमारा पोर्ट रहेगा, मतलब कि हमारी जो गाड़ी हम लेके जाने का प्लान कर रहे हैं वो लंदन तक हमारा प्लान है कि हम लोग लंदन तक जाएंगे अपनी गाड़ी लेके। और गाड़ी जो है हमारी वो वापसी में शिप के थ्रू आएगी, हम लोग बाय एयर वापिस आएंगे। इतनी लंबी यात्रा का आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, कहाँ से विचार आया? जनरली मैं जब बाय एयर ट्रेवल करता था तो बहुत बार ऐसा रहता था कि इंटरनल कंट्री का जो कल्चर होता था उसे समझ नहीं पाते थे हम लोग। जो भी मेन वहाँ की लाइमलाइट रहती थी, जहाँ पे क्राउड ज्यादा होता था, वो चीजें हम देख पाते थे। बट जब जाते थे वहां पे मन में यूं रहता था कि इंटरनली इस कंट्री का कल्चर, क्योंकि बेसिक कंट्री का कल्चर जो होता है वो गाँव के अंदर, देहात के अंदर होता है वहाँ के। तो इस बार हमने जो प्रोग्राम बनाया कि वहां पे जाके उन चीजों को एक्सप्लोर करें, वहां जाके उन चीजों को हम देखें कि इन लोगों का बेसिक रूट कॉज क्या है, ये कैसे इनका रहन सहन है, क्या इनका खान पान है। तो इसीलिए फिर हमने प्लान किया कि हम लोग अपनी गाड़ी से निकलेंगे और खुला टाइम लेके निकलेंगे कि ताकि हम उन चीजों को एंजॉय कर सके, अपनी राइड को एंजॉय कर सके। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।